हाँ, तो अभी मैं आप लोगों से जो ज़िक्र करने वाला हूँ, वो प्रश्न पत्रों पर बात करूँगा, है ना? मैं एमसीक्यूज़ से शुरू करूँगा और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोशल वर्क यूजीसी के लिए भी क्वेश्चन बनेंगे, देखना भी आप लोग को मिलेगा और डी ट्रिपल एस बी में भी आपको मिलेगा और एम पी पी एस सी में भी मिलेगा। थोड़ा सा भी आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको। हालांकि ये एमपीपीएससी के बेस्ड पर जो क्लासेस रखी गई हैं, ये आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 5 प्रकार्यवाद। ये प्रकार्यवाद आपका चल रहा था उस समय, ठीक है? तो उसके अंतर्गत मैंने 9 प्रकारवाद और 9 मार्क्सवाद के बारे में अभी मैं इसकी जितनी भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में अभी डाल दूंगा, ठीक है? ये एमपीपीएससी ग्रुप में। और ये जो टॉपिक आपका है समकालीन मुद्दे से आपकी टॉपिक जो है स्टार्ट होगा, ठीक है? अब टॉपिक जो आपकी स्टार्ट होने वाली है यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत समकालीन मुद्दे से स्टार्ट होगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देख रहे हैं आप जो है समाजशास्त्र का सोशोलॉजी, क्योंकि एमपीपीएससी जो है ना यूजीसी नेट का सोशोलॉजी वाला जो वो है सोशोलॉजी का सिलेबस है, उसी सिलेबस को इसने फॉलो किया है एमपीपीएससी ने। एमपीपीएससी ने यूजीसी नेट का सोशोलॉजी वाला सिलेबस को फॉलो किया है। तो यूजीसी नेट का फिर हमें क्वेश्चन भी करना पड़ेगा सोशोलॉजी वाला, है ना? तो मैं उन्हीं प्रश्नों पर आप लोगों से थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। देखो, अगर ये सोशल वर्क, अगर सोशोलॉजी अगर आप यूजीसी नेट में देखते तो थोड़ा सा डिफरेंट होता, बट ये ना अलग पैटर्न हो गया। यूजीसी नेट का पेपर एमपीपीएससी में आ रहा है, यूजीसी नेट का पेपर एमपीपीएससी में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 70 से 80% क्वेश्चन इसी के बेस्ड होंगे। 70 से 80% क्वेश्चन इसी के बेस्ड होंगे। जो 30 से 20% क्वेश्चन बचे ना, ये आपके अप्लाइड हो जाएंगे, कुछ फैक्ट हो जाएंगे, कुछ अलग टॉपिक से हो जाएंगे। अलग टॉपिक का मतलब हो गया कुछ थोड़ा सा डीप में हो जाना, कुछ इतिहास वगैरह ले लेना, इन चीज़ों को रिलेट कराएगा 30 से 20। बाकी टोटली सोशोलॉजी का इन्हीं प्रश्नों से आएगा। तो मैं शुरुआत, और ये पेपर जो आप देख रहे हैं समाजशास्त्र का यूजीसी नेट का पेपर है 2012 का है ना? जून 2012 का है। और पहला सवाल हमारे सामने ये है, ठीक है? सवाल को ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। कह रहा है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? प्लीज एक बार बोलिएगा जरूर आप लोग। सुनीता, राकेश और राजकुमारी, बताइए क्या यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए समाजशास्त्र में? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की। सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, ओके। बट यहाँ पे जी। सामाजिक व्यवस्था बदलने की सही नहीं होगा, यहाँ गलत, यहाँ सर सी समायोजित करने की समायोजित होगा सर। नहीं। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अब समझिएगा, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सामाजिक शास्त्र में अगर हम बात करते हैं तो समाज शास्त्र में दृष्टिकोण से प्राथमिक रूप से सामाजिक व्यवस्था समझने की चेष्टा से संबंधित है, समझने की चेष्टा से संबंधित है। बेसिकली आपको एक नाम याद आ रहा होगा और वो नाम है पार्सन्स। पार्सन्स पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था पर बात किया, सामाजिक सौदेबाजी पर बात किया, है ना? सामाजिक उपकरणों पर भी बात किया। यहाँ तक कि समाजशास्त्र में अगर हम बात करते हैं तो समाजशास्त्र के सिद्धांतवेत्ता, सिद्धांतवेत्ता का मतलब होता है सिद्धांत के जनक, किसे कहा जाता है? टालकाट पार्सन्स को कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि समाजशास्त्र में बताया कि विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिका की एक व्यवस्था है। देखो, समाजशास्त्र में क्या है कि विभिन्न जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, उनकी एक व्यवस्था होती है। जब व्यक्ति इन भूमिकाओं को निभाता है तब उसे मानक और मूल्यों के अनुसार, है ना, मानक और मूल्यों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्य के अनुसार जब काम करेगा तो उसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, यानी परस्पर अंतःक्रिया बोलते हैं। कब कब बोलेंगे ऐसा काम? ऐसा तब बोलेंगे जब एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्यों के अनुसार काम करेगा। एक से अधिक कर्ता, अगर एक कर्ता होगा तो वहां पर बेसिकली परिपेक्ष में रिलेट नहीं होगा परस्पर अंतःक्रिया, केवल अंतःक्रिया रिलेट होगी। और जब अंतःक्रिया ये चीजें क्या चलती है, वो निरंतर चलती है। जब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है तो उसे हम बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राथमिक रूप से अगर कोई करने से संबंधित है तो समझने से संबंधित है, ना ही समायोजित से है, ना ही बदलने से है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिए कि डी ट्रिपल एस बी में
आपको बता दूं कि सिलेबस अगर आप देखेंगे ना डी ट्रिपल एस बी के, जो कुछ बच्चे डी ट्रिपल एस बी की भी है, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। डी ट्रिपल एस की बच्चे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ सेक्शन सेकंड, लिखा हुआ पोस्ट ग्रेजुएट में डिग्री सोशल वर्क का, और एमए में सोशोलॉजी लिखा हुआ। बताइए, क्रिमिनोलॉजी भी तो लिखा हुआ था। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी की, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगा था भाई कि अगर क्रिमिनोलॉजी वाला भी होगा वो भी भर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, सेकंड में देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ सोशल वर्क और सोशोलॉजी। तो जो बच्चे सोशल वर्क के डीप जानकारी आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी है, क्योंकि वो तो पक्का टोटल 100 का 100% देखने को मिलेगा, और सोशोलॉजी पर आपको फोकस करना है ना। तो सोशोलॉजी पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा तो ईजिली ये चीज़ें कवर हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अपराध शास्त्र का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। अपराध शास्त्र का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, और सोशल वर्क में भी है वो भी पढ़ाऊंगा, सोशोलॉजी के टॉपिक में भी है वहाँ पे भी पढ़ाऊंगा। तो अपराध शास्त्र जो बेसिक पूछा जाएगा वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। आज मैं शाम को ना 8:30 बजे जो क्लास दूंगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में, कि आप देखिए सोशल वर्क के कितने क्वेश्चन है, सोशोलॉजी के कितने क्वेश्चन है, और क्रिमिनोलॉजी के कितने क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस मैंने आज एनालिसिस किया है, ठीक है। मैंने देखा है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सोशल वर्क के हैं, फिर सोशोलॉजी के हैं, फिर जो है क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चंस है डी ट्रिपल एस बी में। सारे क्वेश्चनों को मैंने बता रहा हूँ आपको, है ना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए सूची मिलानी है ना, फटाफट करिएगा। अवधारणाओं की बात करते हैं। जीवन दर्शन का दरिद्रोदय, बताइए दरिद्रोदय शब्द किसको रिलेट करेगा? सुनीता, कार्ल मार्क्स, है ना। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया किसको रिलेट कराएगा? हर्बर्ट ब्लूमर। पार्सन। प्रकट और अप्रकटवाद तो समाज कार्य के भी बच्चे बता सकते हैं, है ना। अभी आप पढ़ा है, बताइए जरा एक बार राकेश जी, क्या हो सकता है प्रकट और अप्रकट प्रकार? राकेश जी बताइए। आर के मर्टन, वेरी गुड वेरी गुड, आर के मर्टन हो जाएंगे। यथार्थता का सामाजिक निर्माण की बात करेंगे तो पीटर बर्जर और टी जो है लकमैन हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान सुनिए। कार्ल मार्क्स ना, कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। जीवन दर्शन का दरिद्र की अवधारणा दिया था। अपने विचारों में इन्होंने दर्शाया, इन्होंने कहा कि मूल विचार कहीं गायब हो गया। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि मूल विचार क्या हो गया? कहीं गायब हो गया, ठीक है ना। और नए विचार जो है समाज में उपयोगी हो गए। नए विचार क्या हो गए? नए विचार क्या हो गए? समाज में क्या आ गए? समाज में उपयोगी हो गए। आपको सिंपल सी बात है, जैसे संशोधन वाली प्रक्रिया नहीं होती है, तो संशोधन पहले मूल कर्तव्य कितने थे? तो पहले 10 थे। जब संशोधन कर दिया गया तो अब नए कर्तव्य कुल कितने बन गए हैं भारतीय संविधान में? तो कुल टोटल 11 संविधान में बन गए हैं। कितने बन गए हैं? 11 बन गए। तो उसी तरीके से ना मूल विचारों में जो है, जो मूल विचार रिप्रेजेंट कर रहा था वो कहीं गायब हो गया, और जब नए विचार आ गए समाज में उसको जीवन दर्शन का दरिद्र बोला, और ये बात कार्ल मार्क्स ने कहा। तीसरी बात, दूसरी बात है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। आपने नाम सुना है हर्बर्ट ब्लूमर का नाम। देखिए इनमें ना व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया के बारे में बताया गया। बताइए व्यक्तियों के परस्पर अंतःक्रिया के बारे में कौन से सिद्धांत में बताया गया? व्यक्तियों के परस्पर अंतःक्रिया के बारे में बताइए, कौन से क्रिया में बताया गया? अंतःक्रिया में बोलिए तो अंतःक्रिया में, है ना। फिर अब ध्यान सुनिए, इन्होंने पता क्या बोला? इन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य जो है ना प्रतीकों और भूमिका के आधार पर सामाजिक घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया था। किसके बारे में बताने का प्रयास किया था? सामाजिक संरचना के बारे में। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एक बार म्यूट हो जाया करें जब मैं बोलूं, है ना। जब मैं आप लोगों से पूछूं तब अनम्यूट हुआ करें। तो ध्यान से सुनिए, सामाजिक संरचना और सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य जो है ना उनके प्रतीकों की क्या ना, उनके सिंबल के भूमिका का आधार पर जो है सामाजिक घटना के बारे में, सोशल घटना के बारे में बताने का जो प्रयास किया गया वो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया था। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया था। और आर के मर्टन ने एक प्रकट दिया, एक अप्रकट की अवधारणा दिया। प्रकट का मतलब क्या बताया था मर्टन ने प्रकट प्रकार में बताया कि जहां परिणाम सामाजिक व्यवस्था में, जहां परिणाम सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और समायोजन लाते हैं, ठीक है, और व्यवस्था में सम्मिलित सदस्यों और द्वारा मान्य और इच्छित होता है। मान्य और इच्छित, डिजायरेबल होता है, वैल्यूड होता है और डिजायरेबल होता है, उस व्यवस्था को प्रकट कहते हैं। जब सामाजिक व्यवस्था में कोई प्रक्रिया अनुकूल हो रही हो, कोई प्रक्रिया समायोजित हो रही हो, तो उसको प्रकट बोलेंगे। और अप्रकट क्या बोलते हैं? ये बेसिकली ना तो सदस्य के द्वारा मान्य होगा और ना ही अभिष्ट होगा, ना ही अभिज्ञात होगा।
ठीक है, उसको बोलेंगे अप्रकट। तो रिपीट रखिएगा एक शब्द ये भी जरूर, पेपर में आता है, ना तो सदस्य द्वारा मान्य है, ना ही अभिष्ट होते हैं, ना ही अभिज्ञात होते हैं। ये कथन किसका है? तो आर्किमिडीज का है। और ये परिभाषा क्या है? तो ये अप्रकट प्रकार्यवाद है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा, चौथा पॉइंट, यथार्थता का सामाजिक निर्माण। ध्यान रखिएगा, एक नाम आप देख रहे हैं, पीटर बर्जर और टी लकमैन। ध्यान सुनिए, यथार्थता का सामाजिक निर्माण की अवधारणा, एक किताब आई थी, दी सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी। दी मैं नोट कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, यहाँ नोट कर रहा हूँ, दी सोशल कंस्ट्रक्शन बोलिएगा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी। ये किताब आई थी 1967 में, 1967 में किताब आई थी, और ये पीटर बर्जर और टी लकमैन का था। इसी किताब में बर्जर और लकमैन ने सामाजिक निर्माण शब्द जो है सामाजिक विज्ञान में दिया था। सामाजिक निर्माण, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सामाजिक विज्ञान में दिया था, पेश किया। और उसका केंद्र जो अवधारणा था, जो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट जो था, वो सामाजिक व्यवस्था में बातचीत करने वाले जो लोग हैं ना, सामाजिक व्यवस्था में, सोशल सिस्टम में जो लोग बातचीत करने वाले हैं, वो समूह और समय के साथ एक दूसरे के कार्यों की अवधारणा और मानसिक प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। किसको किसको? समूह को, समय के साथ जो लोग चल रहे हैं, जो एक दूसरे के कार्यों की अवधारणा को बता रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन पर पीटर बर्जर और टी लकमैन का नाम आता है। उस आधार पे देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समुदाय का उदाहरण क्या है? गांव है। समुदाय का उदाहरण क्या है? गांव है। गांव को समुदाय का उदाहरण मान सकते हो? बोलिए एक बार। जी सर। बिल्कुल। जी सर, जी सर। आप बताइए, समुदाय के कुछ क्वालिटीज पाए जाते हैं, कुछ क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। गुण क्या क्या है, इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जैसे निश्चित एक भूभाग होता है, आपको बताया है, भौगोलिक क्षेत्र भी बोल सकते हो, हम की भावना पाई जाती है, या आप कह दीजिए कि सामुदायिक भावना, या आप कह लीजिए दायित्व की भावना, या आप कह लीजिए निर्भरता की भावना, या आप कह लीजिए कि समान संस्कृति की भावना, घनिष्ठ संबंध, जीवन की संपूर्णता आदि ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो समुदाय के पाए जाते हैं। और उदाहरण बेसिकली यहाँ पे गाँव है ना। परिवार, विवाह और शरणार्थी शिविर जो है, ये बेसिकली प्रक्रिया समुदाय की नहीं मानी जाती है, संस्था की मानी जाती है। याद रखिएगा ये भी सब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, दुर्खिम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया था? दुर्खिम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया? प्लीज एक बार बताइए, सुनीता, राकेश जी बताइए। खत्री, अनंत, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बिल्कुल, नैतिक और सदाचारी समुदाय। इसका मतलब जानते हैं? कोई लोग बताना चाहेंगे इसका मीनिंग? प्लीज अपने विचारों को प्रकट करें। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो फिर भी बताएं, मैं बता दूंगा, आपको बताऊंगा, इसीलिए तो आप क्लास ले रहे हैं। चलिए, नहीं पता है, मैं बताऊं? प्लीज। जी सर, हाँ, बता जी दीजिए। सर, जी सर। देखिए, बेसिकली क्या है, दुर्खिम ने समाज को ना नैतिक और सदाचारी समुदाय के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए था। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसके अंतर्गत, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि समाज में रहने वाले व्यक्ति जो है एक दूसरे से जुड़े होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये बात आप जानते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? वो मदद करते हैं। मुश्किल समय में साथ रहते हैं और सामाजिक अनुकूलन बनाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रक्रिया को बोला नैतिक और सदाचारी समुदाय। और ये बात कहने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो वो इस्माइल दुर्खिम है। ठीक है, तो दुर्खिम का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा गया कि वर्ग शोषण का केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो। क्या ये बात सत्य है? जी सर। जी सर। जी ओके, सर। ठीक है, ये करेक्ट है। देखिए, शासित वर्ग जो है उत्पादन के साधनों के नियंत्रण और स्वामित्व से अपनी शक्ति प्रदान करता है। क्या ये भी बात सत्य है? बिल्कुल। जी सर। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, समाजवादी समाज में ना स्थापना तभी की जा सकती है जब उत्पादों के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा। और ये बात सही है।
समाजवादी समाज की स्थापना तभी आप कर पाओगे जब उत्पाद यानी प्रोडक्ट के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा और उन्हें यह भी बताया जाएगा कि शोषक वर्ग जो है उत्पादन के साधनों के नियंत्रण और स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। और ये बात तो करेक्ट है, ये बात सत्य भी है कि शोषक वर्ग उत्पादन के साधनों के जब नियंत्रण पा लेगा, स्वामित्व पा लेगा, तो वहां पर अपनी शक्ति भी प्राप्त कर लेगा और ये बात करेक्ट है। फिर कहता है कार्ल मार्क्स ने कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, साम्यवाद युग, दास्य प्रथा और पूंजीवाद की कल्पना के आधार पर इन्होंने इस चीज को बताया कि समाजवादी समाज में शोषित और शोषक वर्ग का अभाव पाया जाता है। तो पेपर में ये भी सवाल पूछा गया कि शोषित और शोषक वर्ग की व्याख्या किस व्यक्ति ने किया है, तो कार्ल मार्क्स ने किया है। ठीक है, तो इनके आधार पर अगर हम बात करें तो समाजवाद समाज में किन चीजों का अभाव पाया जाता है, तो दो चीजों का अभाव पाया जाता है। एक नाम आता है शोषित, दूसरा नाम आता है शोषक, और ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा गया सामाजिक कृत्य का दृष्टांत। देखिए सोशल ये टास्क है ना, सोशल टास्क है, उसके अंतर्गत पूछा गया उसका दृष्टांत निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद क्या हो रही है, घूसेबाजी करना, और घूसेबाजी करने वाली प्रक्रिया में ये दृष्टांत है, ये सामाजिक कृत्य का दृष्टांत है। बाकी देखिए दो साइकिल पर सवार एक दूसरे के साथ टकराना ये नहीं होगा, ट्रेन के सफर में व्यक्ति भी नहीं होगा, वर्षा प्रारंभ होने से व्यक्ति की छाता का खोलना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट। अच्छा ये थर्ड कैसे करेक्ट होगा, इस चीज को समझिए आप, थर्ड कैसे करेक्ट होगा इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मैक्स वेबर, ये कथन जो है मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर ने कहा कि जब दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना सामाजिक कृत्य का दृष्टांत है, तो मैक्स वेबर ने कहा कि मानव प्राणियों का सभी तरह का संपर्क समाज में नहीं हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी तरह के संपर्क समाज में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? सभी तरह के संपर्क नहीं हो सकते हैं, बात करेक्ट नहीं हो सकता। और ये बात देखिए मानव प्राणियों का सभी तरह के संपर्क समाज में नहीं हो सकता, ये बात करेक्ट है। और जब नहीं हो सकता तो वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहां तक हो पाया है। अब जहां तक नहीं हो पाया है तो वो दृष्टांत बन गया, तो हो नहीं पाया भाई घुस्सेबाजी वाला प्रक्रिया। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कहा कि दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, तो टकरा के भाई कोई प्रक्रिया थोड़ी टकराए, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे टकराया घुस्सेबाजी हो गई। घुसेबाजी वाली शब्द जोड़ देने की वजह से ये थर्ड है, लेकिन थर्ड हुआ। सेकंड में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपका डी में है। ठीक है, तो जहां तक कर्ता व्यवहार कर रहा है, देखो थर्ड ऑप्शन में क्या कर रहा है, कर्ता व्यवहार कर रहा है। कर्ता क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, दूसरे के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित हो रहा है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न कर रहा था अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में, और उसी समय कहा कि सामाजिक कृत्य का दृष्टांत से संबंधित हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। क्या क्वेश्चन नंबर 6 स्पष्ट है आपको, एक बार क्लियर करिएगा। यस सर। ओके, जी क्वेश्चन सर। नंबर 7 देखिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं मार्क्सवादी शब्दावली के उत्पादन की पद्धति का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पूछा गया नहीं है। देखिए अब आपको ध्यान रखना है, आपका ना उत्पादन का साधन है और उत्पादन की शक्तियां हैं, उत्पादन के संबंध है, लेकिन उत्पादन के उपकरण जो है ये नहीं है। हाँ उपकरण नहीं है। अच्छा कैसे नहीं है, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए उत्पादन के उपकरण कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक माना ही नहीं जाता है। कारण क्या है, कारण यह है कि इसी के माध्यम से बृहद उत्पादन संभव हो पाएगा और उत्पादित अत्यधिक क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा, और जिससे अधिसंरचना एक से अधिक बार हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एकाधिकार रहेगा। तो मार्क्स कहते हैं व्यक्ति की जगह वस्तु के समाजीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। व्यक्ति की जगह किसको ध्यान दे रहे हो, वस्तु को। व्यक्ति की जगह वस्तु को अधिक बल दे रहे हो, तो उस अनुसार की प्रक्रिया में बात करेंगे तो उत्पादन के उपकरण शामिल नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी एक प्रक्रिया और है, इन्होंने कहा कि उसके अनुसार कि भाई उत्पादन के साधन समाजीकरण अधिक आवश्यक है। तो उत्पादन के जो साधन हो गए, शक्तियां हो गए, संबंध हो गए, ये तीन जो शब्द आ रहे हैं ये बेसिकली सामाजिकरण में अधिक आवश्यक होते हैं, ना कि वस्तु। अब भी बताइए क्या कोई वस्तु काम कर सकती है, कोई वस्तु इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है? वस्तु नहीं निभा सकता है। वस्तु की बजाय अगर मैं आपसे बात करूं
तो साधन निभा सकता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया अधिक बनाएगा, शक्तियाँ बनाएगा, संबंध अधिक बनेंगे, वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे वस्तु के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं ना, तो वस्तु जो है उपकरण है, उत्पादन के वस्तु नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्लियर हो रहा है सभी को क्वेश्चन? तो एक बार बता दीजिए भाई, है ना। एमपीपीएससी जी सर। दिन बाद यस सर जी सर। तो इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अटपटा क्या, अभी ज़्यादा दिन हम लोगों ने क्लासेस नहीं छोड़ा था, एक आध महीने हुए होंगे, है ना, स्किप किए हुए स्थायी रूप से। चलिए सर वो क्वेश्चन। चारों यूनिट और पांचों यूनिटों की सर वो लिंक भेज देना सर ग्रुप में। हाँ हाँ बिल्कुल, उसे लिंक भी भेजूंगा, आज समय मिलते है उसको रिवीजन भी करवाऊंगा, है ना, आप निश्चिंत रहे। जी जी सर। 8 देखिए, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के बेवरवादी प्रारूप का उपयोग किसने किया था, है ना। जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के बेवरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया था, तो आपको बता दूं, क्या बताओगे, बताइए। आंद्रे बेतई, आंदे बेतई। अब ध्यान सुनिए, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेबरवादी प्रारूप यानी मॉडल का उपयोग आंद्रे बेतई ने किया था। इन्होंने जाति व्यवस्था के प्रकारवादी स्वरूप के बारे में बताया है। आंद्रे बेतई ने किसके बारे में बताया है, तो नोट करिएगा, जाति व्यवस्था के प्रकारवादी स्वरूप बताया है। क्या बताया है, प्रकारवादी स्वरूप बताया है। आंद्रे बेतई की किताब थी, किताब का नाम पता है किसी को, कास्ट, क्लास और पावर। भूल गए हो आप सभी लोग, थोड़ा सा रिकॉल करना शुरू कर दीजिए आप, है ना। तो कास्ट, क्लास, पावर, ठीक है ना। कास्ट, क्लास एंड पावर में मैक्स जो है बेबर ने मैक्स बेबर के मॉडल की व्याख्या की और जाति की जो परिस्थिति थी, जो जाति यानी जो कास्ट की जो परिस्थिति थी उसको समूह में बताया। तो जाति की जो परिस्थिति होती है वो समूह में अगर कोई बताता है तो आंद्रे बेतई बताता है। और उन्होंने पहले, सबसे पहले जो है दुर्खिम की तुलनात्मक विधि किया था, ये तो बाद में बेबर का नाम आया। सबसे पहले तो तुलनात्मक विधि और उसके बाद मैक्स वेबर के द्वारा की गई विधि का अध्ययन किया। तो ये विधि का अध्ययन था, पहले तो दुर्खिम का किया था इन्होंने, पहले आंद्रे बेतई ने दुर्खिम का किया था, याद रखिएगा, बाद में आंद्रे बेतई का किया था, ठीक है, उपयोग। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। मर्टन के अनुसार कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की सामर्थ्य रखती है। सुकार्य है, प्रकार्य है, अर्ध प्रकार्य, अपक्रिया। यहाँ तो सही जवाब जाएगा वो बेसिकली अपक्रिया जाएगी, करेक्ट जवाब क्या जाएगा आपकी, अपक्रिया जाएगी। अब अपक्रिया क्या होती है इसको समझिए, ठीक है। देखिए, मर्टन के अनुसार अपक्रिया की अवधारणा जो है ना, परिवर्तन होने के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य बताया गया। आपको बता दूं मैं, यहाँ पर प्रकारात्मक पूर्वापेक्षा और व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता, देखो दो बातें हैं, व्यक्तिनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, पूर्वापेक्षा, ठीक है, तीन बातें। इन पर इन्होंने क्या किया, चर्चा किया। और मर्टन ने अपने अध्ययन में कहा कि सैद्धांतिक रूप से इसका विश्लेषण अगर आप कर रहे हो तो वो एक रूपावली के रूप में प्रस्तुत करो। अच्छा भाई ठीक है, इन्होंने सैद्धांतिक रूप से उसका विश्लेषण किया, और विश्लेषण किसका किया, अपक्रिया का, है ना, जो कि अपक्रियाओं का सामर्थ्य दर्शाती थी। वहाँ पे, वहाँ सामर्थ्यता का मतलब था पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में, तो परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक संबंध होने का जो सामर्थ्य था वो अपक्रिया थी। और ये कॉन्सेप्ट क्रिया जब रिलेट आए तो आप सीधा सीधा जवाब दीजिएगा आर के मर्टन का ही नाम, और आर के मर्टन आपका वहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। संस्कृतिकरण का मतलब क्या है, देखिए, जाति संरचना में परिवर्तन है या जाति संरचना का परिवर्तन है, ध्यान दीजिएगा, बाकी सी और डी तो नहीं है। बताइए, ए बी में दोनों में से कोई एक बताइए। ए सर, जाति संरचना में परिवर्तन नहीं, जाति संरचना का परिवर्तन है, नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ना। अब देखिए कैसे है, देखिए, संस्कृतिकृत भारत में देखा जाने वाला विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है। इसके अंतर्गत ना जाति व्यवस्था में निम्न जातियां ऊंचा उठाने का या उठने का प्रयास करती हैं। ऐसा करने के लिए उच्च और प्रभावी जातियों के रीति रिवाज और प्रचलन को अपनाती है। बात सही है, हम जो निम्न जातियां होती हैं वो जो ऊंची जातियां होती हैं उनका कॉपी कर लेती है और ऊपर उठने का प्रयास कर रही होती है, ठीक है। तो जाति संरचना का परिवर्तन में परिवर्तन नहीं है, का परिवर्तन होता है, क्योंकि कॉपी कर रही है ना, कॉपी करने की परिप्रेक्ष्य में का होता है, में नहीं होता है। तो
तो संस्कृति वो होती है जो हमारे आसपास के वातावरण में शामिल है, जिसके कारण मुख्य समाज में रहने लायक बनता है इंसान, है ना। कॉपी कर रहा, मानदंड हो गया, रीति रिवाज हो गए, परंपराएं हो गए, तो उस परिप्रेक्ष्य में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कह रहा है कि एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकर्मियों और विद्यार्थियों के अभिरक्षकों को की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापक के लिए यह लोग क्या स्थापित हो रहे हैं या संस्थापित करते हैं। देखिए यहाँ पे एक अध्यापक है, उसने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में क्या कर रहा है, सहकर्मियों की बात, विद्यार्थियों की बात और विद्यार्थियों के अभिरक्षक मतलब अभिभावक की अपेक्षा के भी जवाब देना पड़ता है। क्या आपको ये बताइए, आप लोग जहाँ आप काम करेंगे, आप अपने ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो आपके लेवल के अधिकारी हैं, जो इस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन क्लाइंट के अभिभावक हैं, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई भी बातचीत बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अगर कोई प्रक्रिया है या कोई समस्या है या कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं या आप उनसे कोई संसाधन मंगवाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बातचीत करनी पड़ेगी, है ना। यस या नो बताइए। यस सर। करनी यस पड़ेगी। सर। तो उस परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो एक अध्यापक ने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्या करता है, जवाब को देना पड़ता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या उसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं भूमिका पुंज। हम उसको क्या बोलते हैं, भूमिका पुंज बोलते हैं, ठीक है। एक अध्यापक को अपना कर्तव्य पूरा करने में सहकर्मी विद्यार्थियों या उसके अभिरक्षकों की अपेक्षा का जवाब भी देना पड़ता है। और अध्यापकों के लिए ये भी सभी लोग भूमिका का पुंज संस्थापित करते हैं। अब भूमिका पुंज कहते किसको हैं, तो भूमिका पुंज ना एक विशेष सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं का समूह होता है, उसी को भूमिका पुंज कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन आपका करेक्ट जो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में कौन सा एक संस्था नहीं है, तो देखिए विवाह, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था। अभी मैंने कहा था आप लोगों से, पीछे एक सवाल था, मैंने कहा था ये संस्था है, और संस्था कौन सा नहीं है, जेब कतरा नहीं है, जेब कतरा नहीं है या जेब कतरना नहीं है। तो बताइए, जेब कतरना एक संस्था तो हो ही नहीं सकती, है ना। संस्थाएं जो है व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंध को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, नियमाचार और कार्यविधियों को क्या करती हैं, अस्थायी रूप से स्वीकृत प्रतिमान दर्शाती हैं उसका, है ना। और मैं आपको बता दूं, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति जिन मान्य विधियों और कार्य प्रणालियों के द्वारा पूर्ण होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, संस्था बोला जाता है। और ऑप्शन आपका करेक्ट जो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिंदुओं में सागोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण माना जाता है। देखिए ये निषेध प्रक्रिया में रिलेट हो रहा है, तो सत्य जवाब आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए हिंदुओं में ना संगोत्र विवाह का निषेध गोत्र और बहिर्विवाह, जिसको हम विजातीय विवाह का उदाहरण मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदुओं में पिता की ओर से 7 गोत्र पाए जाते हैं। पिता की ओर से कितने गोत्र हैं बताइए, 7 है। और माता की ओर से कितने गोत्र हैं, 5 हैं, ठीक है। विवाह का निषेध है, तो इनमें गोत्र के बाहर के विवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे अधिमान्य माना जाएगा, है ना। उसे क्या माना जाता है, इसमें गोत्र के बाहर के विवाह क्या माना जाता है, अधिमान्य विवाह माना जाता है। तो बाहर के गोत्र के विवाह को क्या माना जाएगा, अधिमान्य माना जाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, निषेध है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है। फैलना का मतलब प्रसरण, है ना। तो ये तो सिंपल सी सवाल था, मैंने पहले भी रिसर्च में भी आप लोगों से सम्मिलित भी करवाया है। यूजीसी नेट के सोशल वर्क के क्वेश्चन में प्रसरण फैलाव को ही रिलेट कराता है, वेरिएंस उसको बोलते हैं। अब अच्छा ये कैसे है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे कहता है कि प्रसरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में क्या होता है, फैलता है ना, फैलता है। तो प्रसरण का फैलाव तेजी से होता है। प्रसरण में मानवीय गतिविधियां मुख्य रूप से क्या होती हैं, जिम्मेदार मानी जाती हैं। प्रसरण में मानवीय विधि क्या होती है, जिम्मेदार मानी जाती है।
और इनमें संवाद और लेखन में किसी भी माध्यम से प्रसरण क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। आप लिख कर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संवाद यानी वार्तालाप भी करके आप क्या कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जो जाएगा वो डी ऑप्शन सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण माना जाता है? ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल का फैक्ट पर है, इन सभी पर मैं बात करूंगा आने वाले टाइम में, है ना, आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करता हूं आप लोगों से ना, तो बड़ा आसान सा सवाल है। ये कहता है कि LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन का पहला करेक्ट हो Yes. जाएगा। तो क्षैतिज का मतलब होता है समरेखी। क्षैतिज को क्या बोलते हैं हम लोग? समरेखी बोलते हैं। रेखी गतिशीलता में एक व्यक्ति उसी स्तर के अब एक समूह से दूसरे समूह में क्या हो जाता है, गमन करता है। इसलिए इसका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जब भारतीय दंपति अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि वो अपने विवाह के बाद यानी पश्चात या पूर्व, है ना, नहीं पश्चात का मतलब बाद होता है ना, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है, ठीक है, बाद होता है, ठीक है, और अपने पति के परिवार से स्वीकार कर ली जाए तो यह किसका मामला होगा? देखिए मैं बता दूं, सवाल को थोड़ा समझिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 16। देखिए मैं बताता हूँ कि समाजीकरण। जी आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आ रही है सर, ओके। आ रही है। देखिए बात को सुनिए, भारतीय दंपति जो है ना अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि वो अपने विवाह के बाद अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए। ये बात आप लोग जानते हो, सिंपल बात है ये। सर सामाजिक जी 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 समाजीकरण सर। नहीं, स्वीकार एक मिनट, यहाँ जो होगा ना, ये सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ जब भारतीय दंपति अपनी पुत्री को तैयार करता है, देखिए इस सवाल में क्या था कि ताकि वो अपने विवाह के बाद जो है अपने पति के परिवार में जाए, उसे स्वीकार कर लिया जाए, और इस प्रक्रिया को उसे प्रत्याशित समाजीकरण का संबंधित मामला रखा गया और इसी को बोला भी जाता है ना। कोई भी व्यक्ति अपनी आने वाली भूमिकाओं से पहले, आने वाली भूमिका से पहले से तैयारी या पूर्वाभास करने लगता है तो पूर्व में तैयारी की गई क्रियाओं या प्रक्रियाओं को प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। और प्रत्याशित समाजीकरण का जो परिप्रेक्ष्य माना जाता है वो आर.के. मर्टन को माना जाता है। आपसे कहूँगा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दुर्खिम ने कहा कि धर्म निम्नलिखित के बीच अंतर में स्थित है। दुर्खिम ने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 17 में? कहा है कि धर्म निम्नलिखित बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। मैं बता दूं आपको, दुर्खिम के अनुसार जो है ना, धर्म पावन और दूषित के बीच अंतर करता है ना, पावन और दूषित के बीच। देखो धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित है ना, ये बात आपको पता है। देखिए आपके मन में आ रहा होगा पवित्र और अपवित्र कॉन्सेप्ट भी दिया है, बात करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पूछा बीच के अंतर का स्थिति, तो पावन और दूषित बताएंगे आप लोग, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे धर्म पवित्र वस्तुओं का अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित है, विश्वासों और क्रियाओं का संगठित व्यवस्था मानी जाती है। तो दुर्खिम का मानना था कि सामूहिक जीवन की सभी वस्तुएं, घटना चाहे वह सरल हो या जटिल हो, को दो भागों में बांटता है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? इसको हम बोलते हैं पावन और दूसरे, एक को कहते हैं स्क्रेड और दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रोफेन। तो पेपर में आता है स्क्रेड और प्रोफेन की अवधारणा किसने दिया है, तब भी आप इस्माइल दुर्खिम को ही नाम लगाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाकी सर पर मीनिंग सर मीनिंग तो सही, पवित्र तथा सर धर्म के और बीच, पाप। देखो मैंने पूछा अंतर, मैंने अंतर पूछा है, तो बताइए ये जो पवित्र व अपवित्र का अंतर दर्शा रहा है किसको दर्शा? पावन और दूषित को ही आधार पे अंतर ही बनेगा। यहाँ मैंने ये कहा कि धर्म के कितने भागों में बांटा है,
शायद आपका जी सवाल ये है कि ऑप्शन बी होना चाहिए, आई थिंक दैट इज राइट। बोलिए। जी जी सर। लेकिन आपको ना यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर आपसे पूछता मैं कि धर्म के 2 प्रकार बताइए, वो कौन-कौन से प्रकार थे, तो आप कहते पवित्र अपवित्रता। लेकिन मैंने कहा धर्म के निम्नलिखित बीच में अंतर बताइए, जो पवित्र और अपवित्र को दर्शा रहा है, तो उसको पावन और दूषित कहेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना? तो सर धर्म जो है पवित्र वस्तुओं का अर्थात पृथक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पुनः समाजीकरण उस समय अस्पष्टता और प्रत्यक्ष होता है जब, ऑप्शन जब, बोलिए प्लीज। जब जब व्यक्ति क्रांतिकारी हो ना, जब व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो तब, है ना? है कि देखिए बेसिकली कैसे पुनः समाजीकरण उस समय अस्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है ना? पुनः समाजीकरण वह अवस्था होती है जब कोई व्यक्ति एक नए परिवेश में प्रवेश करता है, नए वातावरण में प्रवेश करता है, तो एक बदलाव से प्रेरित करता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह लीजिएगा, पुरातन जो है सामाजिक परिवेश से नवीन सामाजिक परिवेश में आना। पहले किस तरीके का सामाजिक परिवेश था, अब कैसे हो गया। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नए विचारों के साथ निवास करना पुनः समाजीकरण कहलाता है, नहीं तो पुनः समाजीकरण दर्शाता है, ठीक है। तो व्यक्ति जो है सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाने हेतु एक क्रांतिकारी दल के रूप में कार्य करता है, तो इस प्रकार का उसका जो है पुनः समाजीकरण होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पुनः समाजीकरण का 2 एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने कहा पुरातन सामाजिक परिवेश से नया सामाजिकरण में आ जाएगा। दूसरा ये मैंने बताया कि भाई पुराने विचारों से नए विचारों में आ गए ना। तीसरा मैंने आपके सामने रख दिया कि व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करना। अच्छा भाई कैसे कार्य कर रहा होता है, तो वो बेसिकली व्यक्ति सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है, तो बदलाव लाने हेतु एक क्रांतिकारी रूप से कार्य करता है ना, तो उस प्रक्रिया में पुनः समाजीकरण होता है और ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाओ, तो सिंपल तो उदाहरण से समझो और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है, तो जटिल यहाँ पर ऑप्शन सी को समझो, ठीक है। ये विधि होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स विधि जानते हो, कितने लोगों को पता है बताइए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स विधि, सरल से जटिल। जी सर मालूम है सर मेरे को। बहुत बढ़िया गुड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है सूची 1 सूची 2, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रतिबिंबित स्व, प्रतिबिंबित स्व। तो प्रतिबिंबित स्व क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, प्रतिबिंबित स्व क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर स्पष्ट करेंगे तो सी एच कूले। अरे भाई यस सर, प्रतिबिंबित का, आत्मदर्पण यस सर। हाँ आत्मदर्पण का सिद्धांत, वेरी गुड। अपवर्तन, अपवर्तन क्या रिलेट करेगा, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। अपक्रिया किस अभी पढ़े ना आपने, अपक्रिया, यस यस सर। क्रिया। सांस्कृतिक विलंबना, कल्चर लैग रिलेट कर। विलियम अब लीड तो है नहीं, अकबर है, अच्छा है सर, अकबर, अकबर, विलियम अकबर, विलियम अकबर। और प्रत्यक्षवाद मीट अगस्ट काम्टे, नहीं अगस्ट काम्टे है ना प्रत्यक्षवाद, अगस्ट हाँ हाँ सर, अगस्ट काम्टे, मीट है ना। तो अब आप मेरी बात को समझिए, अब एक एक करके सुनिए। देखिए सी एच कूले के बारे में जानते हैं, है ना, प्राथमिक समूह वगैरह के बारे में बात किया है उसने, है ना, सन 1909 में। तो प्राथमिक समूह में आत्मदर्पण का सिद्धांत की अवधारणा दिया उन्होंने, बताया उसमें कि व्यक्ति अपने विषय में वही सोचता है जो समाज उसके विषय में सोचता है, और यह व्यक्ति का क्या है, स्वयं है, यानी सेल्फ है। तो भाई अब सिंपल सी बात है, आप सोचिए कि व्यक्ति अपने विषय में वही सोच रहा हो है जो उसके बारे में समाज सोच रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लुकिंग सेल्फ बोलेंगे, है ना, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, यानी इसको प्रतिबिंबित या आत्मदर्पण का सिद्धांत बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स ने अपवर्तन का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स का मानना है कि प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, गतिशील होता है, तो इसीलिए उसको अपवर्तन कहता है। प्रकृति में ना परिवर्तन जो होता है परिमाणात्मक नहीं होता है, कैसा होता है बताइए, प्रकृति में परिवर्तन कैसा होता है बताइए, गुणात्मक होगा कि परिमाणात्मक होता, बताइए। गुणात्मक होता है, कैसा होता है प्रकृति में परिवर्तन, बोलिए। गुणात्मक। हाँ गुणात्मक होता है, याद रखिएगा भाई, भूलना मत आप लोग।
और यहाँ पर परिमाणात्मक नहीं होता, इसको गलत कर दीजिएगा। तो इस वजह से ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है अपवर्तन शब्द को, है ना। कल्चर लैग, देखिए अकबर ने सन 1922 में अगर मैं बात करता हूँ तो सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया। इसका मतलब जानते हो क्या था? कल्चर लैग। कल्चर लैग का एक वाक्य में केवल याद रखिएगा और कभी नहीं भूलेगा, जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से पीछे छूट जाती है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से पीछे छूट जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कल्चर लैग थ्योरी बोलते हैं, कल्चर लैग। सांस्कृतिक यस। विलंबन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को क्या कर रही है? पीछे छोड़ दे रही है, पीछे छूट जा रही है। और प्रत्यक्षवाद, देखिए ऑगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दिया, जिसमें वैज्ञानिक मूल्य मानदंड को अपनाया गया और सिद्धांतों को तर्क की कसौटी में तौला गया, और वो था प्रत्यक्षवाद ऑगस्ट काम्टे। और समाजशास्त्र के जनक भी अगर किसी को कहा गया है तो ऑगस्ट काम्टे को ही कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सही गया है यहाँ पर पहला वाला ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलते रहिए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत या भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक और संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया? ये देखो DSSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, बाकी MPPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, सोशोलॉजी के। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 20 वाले को। ये बेसिकली क्या है कि यूरोप और यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत या भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया, वह वर्ष था 1919, और 1919 में समाजशास्त्र औपचारिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। तो कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से, भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग अगर कोई किया गया है शब्द समाजशास्त्र को औपचारिक रूप से, तो वह 1919 वर्ष में किया गया था, और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी माना जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जैविक पूर्ण एकता। जैविक पूर्ण एकता की अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग तो ये आपका आ जाएगा किस विद्वान का नाम? तो बताइएगा आप लोग, इस्माइल दुर्खिम या एमिल दुर्खिम का। धार्मिक नीति परक की बात अगर हम लोग करेंगे तो रिप्रेजेंट कौन होगा? तो आपका हो जाएगा मैक्स वेबर। उत्पादन की पद्धति की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रिलेट हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। और सामाजिक उद्विकास की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेंगे कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। ये ऑप्शन आपका सही मिला हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए इस्माइल दुर्खिम के बारे में। इस्माइल दुर्खिम का मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को सोशल वर्क में बताया था, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आने वाले टाइम में इनके बारे में पूरा डीप में जानकारी आप रखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो DSSS के बच्चे हो चाहे वो MPPSC के। तो एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, पूर्ण जो है जैविक पूर्ण एकता के बारे में। जैविक पूर्ण एकता ना अवधारणा जो है इस्माइल दुर्खिम ने दिया, और इसका मतलब ये है कि एकता आधुनिक विकसित और औद्योगिकीकृत समाजों में पाई जाती है। यह एकता किस में पाई जा रही है? आधुनिक में पाया जा रहा, विकसित और औद्योगिक समाज में पाया जा रहा है। ऐसे समाजों को प्रतिकारी कानून कहते हैं। जहाँ ये जैविक पूर्ण एकता पाया जाएगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लीज़ एक बार बताइएगा। प्रतिकारी कानून बोलेंगे। मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ क्या? स्लो बोलूँ? प्लीज़ बताइए। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकारी कानून बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है आपको, अगर हम बात करें धार्मिक नीति परक के बारे में, है ना। देखो मैक्स वेबर ने क्या बोला? मैक्स वेबर ने धार्मिक नीति परक की अवधारणा दी है। इन्होंने क्या किया? धर्मनिरपेक्ष नीति समूह की रचना में धार्मिक नीति का पालन और व्यवहार की बात की थी। तो इसलिए धर्म की नीति परकता के बारे में नाम मैक्स वेबर का आता है। उत्पादन की पद्धति की अगर हम बात करते हैं ना, कार्ल मार्क्स की है ये। उत्पादन मतलब देख लीजिए आप लोग, जब मैंने बताया भी इसका की वर्ड वगैरह, वर्ग संघर्ष हो गया है ना, पूंजीवाद हो गया, भौतिकवाद हो गया है ना, साम्यवाद हो गया, दास हो गया, ये सारे शब्द जो है किसके? कार्ल मार्क्स के। तो कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की पद्धति के बारे में बताया है ना। अभी आपने एक सवाल देखा था, नहीं देखा था, कि उत्पादन की पद्धति निम्न में से कौन सी नहीं होती है? तो वहाँ पे आप लोगों ने लगाया था उत्पादन के क्या उपकरण लगाए थे। करेक्ट है, याद है कि नहीं? अभी आपने ऊपर एक सवाल देखा था, याद है? उत्पादन जी सर। की पद्धति कौन सी नहीं थी? तो आपने बताया था उपकरण नहीं थी, लगवाया था, तो वो कार्ल मार्क्स का ही तो था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो
तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? कार्ल मार्क्स ने यहाँ अगर अपनी विचारों को प्रकट किया तो कहा कि उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन से संबंध को शामिल करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्पादन की पद्धति। और एक था सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास में आपको एक याद रखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल, एक किताब का नाम आपने सुना होगा, प्लीज़ बताइएगा आप सभी लोग किसकी किताब है ये, प्लीज़ एक बार जरूर बताइएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल बुक। कार्ल मार्क्स सर। कार्ल मार्क्स। सर ध्यान नहीं आ रहा है, बट ऑप्शन दीजिएगा तो बता देंगे सर, याद है उतना ध्यान नहीं आ रहा है सर ऐसे में तो फिर तो कोई बात नहीं। ये जो स्पेंसर का नाम आपने सुना है, स्पेंसर है ना, हर्बर्ट स्पेंसर का। तो हर्बर्ट स्पेंसर ही तो फर्स्ट बुक के बारे में फर्स्ट बुक के बारे में तो उसी व्यक्ति ने बताया है। सन 1862 की किताब थी, 1862 बिल्कुल सर। की किताब थी। और फर्स्ट प्रिंसिपल, मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में सामाजिक उद्विकास के बारे में, सवाल तो सामाजिक उद्विकास है, और सामाजिक उद्विकास के बारे में तो इसी ने बताया है। और उनका कहना है कि संसार में कोई भी वस्तु मतलब जैसे जैव या अजैव, जैविक और अजैविक, लिविंग नॉन लिविंग, जी सर, बायोटिक नॉन। संसार में कोई भी वस्तु जैव अजैव प्रत्येक का उद्विकास होता है, और प्रत्येक के पीछे एक मूलभूत कारण भी होता है, और इस कारण से उद्विकास का एक निरंतर प्रतिक्रिया की तरह चलता है। इस वजह से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि सामाजिक उद्विकास में हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल की किताब में साफ शब्दों में जिक्र किया है, और ये करेक्ट जवाब है। ऑप्शन एक बार मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन रिलेट हो रहा है यहाँ पे, एक बार मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे लूँगा। 4 करेक्ट है ना? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जी सर। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने अब जो आ रहा है वो 22 नंबर का सवाल है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे उसकी सूची को, फिर हम लोग रिलेट उसको करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा है कि वो स्थिति जिसमें लोग उन पृथक कर देने वाले मतभेदों के बावजूद भी इकट्ठे कार्य कर सकते हैं। तो उसमें बताइए यहाँ कौन पॉइंट जो है रिलेट होगा, किस पॉइंट को ये रिलेट करेगा। पहला पॉइंट तो मैं आपको बताऊंगा, ये अनुकूलन और समायोजन रिलेट करेगा। क्या रिलेट कराएगा? ये अनुकूलन और समायोजन रिलेट कराएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है ना, पहले का सी वाला यहाँ पे जो है रिलेट होगा। वो स्थिति जिसमें लोग उन पृथक कर देने वाले मतभेदों के बावजूद भी इकट्ठे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो समायोजन वह स्थिति है जिनमें उन लोगों को, अगर हम बात करें, पृथक कर देने वाली मतभेदों के बावजूद भी इकट्ठे कार्य करते हैं। मेरे हिसाब से ये आपका करेक्ट जाएगा कि या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ये देखिए, पहले इसको रिलेट कर लेते हैं। वह स्थिति जिसमें संस्कृति को लोग दूसरे संस्कृति के लिए तत्व ग्रहण करने लगते हैं और अपने कुछ तत्व उनमें छोड़ देते हैं, ये आपका रिलेट होगा पर संस्कृतिकरण। अब देखिए पर संस्कृतिकरण वो स्थिति होती है जिसमें संस्कृति के लोग दूसरे संस्कृति के तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं और अपने कुछ तत्वों को पीछे छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं जो है पर संस्कृतिकरण। एक होता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया होती है, आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया होती है जहाँ अगर हम बात करें, वह प्रक्रिया होती है जहाँ अल्पसंख्यक समूह अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों को क्रमशः त्याग देते हैं और प्रभावी समूहों के अर्जित कर लेते हैं, है ना। ये परिभाषा दी गई है सिंपल शब्दों में। और उसके बाद आपका आता है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब समायोजन की वो स्थिति होती है, समायोजन की स्थिति होती है जहां उन पृथक कर देने वाले मतभेदों के बावजूद भी इकट्ठे कार्य करने लगते हैं। तो ये आपका देखिए वही तो बन रहा था, सही तो जा रहा था। ये आपका सी वाला चला, सी का एक वाला चला जाएगा आपका। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका एकीकरण। एकीकरण अनुकूलन की प्रक्रिया को शामिल करता है। देखिए अनुकूलन की प्रक्रिया ये रही है, अनुकूलन की प्रक्रिया जिसमें सांस्कृतिक के तत्व जो है सामाजिक संग्रह में बनाते हैं, ये आपका सही चला जाएगा। तो पहले वाले का आप क्या करेंगे? पहले का 3 करिएगा,
पहले का तीसरा करिएगा, नहीं नहीं पहले का तीसरा जी है ना, ये सर। स्थिति संकुल है ना, जी सर। पहले का तीसरा है, दूसरे का आप क्या करेंगे, दूसरे का चौथा करेंगे। देखिएगा पहले चौथा। दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, दो ऑप्शन में दे दिया भाई इसने तो, है ना। अब यहाँ पर देखिए या तो आपका ए, या तो आपका यहाँ पे ए होगा, या तो आपका यहाँ पर डी होगा, है ना, ठीक है। डी है सर, तो ऑप्शन नंबर या बी तो है ना, बी हो गया डी। हाँ बी ऑप्शन यस आपका सर। करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर एक लास्ट रख लीजिए, एक और क्वेश्चन है आखिरी ये, ठीक है आज का। आरोपित स्थिति का उदाहरण कौन सा है, आरोपित स्थिति का उदाहरण कौन सा है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए जो है ब्राह्मण, ब्राह्मण आरोपित स्थिति का उदाहरण है ना ब्राह्मण, क्योंकि वह स्थिति उन्हें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, समाज में उनका स्थान श्रेष्ठ होता है, उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वैदिक काल में जन्म लेने के आधार पर ही वर्गों का निर्धारण किया जाता है। जब समाज व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में ना रखकर व्यक्ति को एक विशेष पद प्रदान कर देता है तो उसे आरोपित स्थिति कहते हैं, ठीक है ध्यान सुनिएगा। जब समाज व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में ना रखकर व्यक्ति को एक विशेष पद देने लगता है समाज, तो उसमें क्या हम बोलते हैं, उसको आरोपित बोलते हैं, आरोपित स्थिति बोलते हैं। तो आरोपित स्थिति भाई अब देखो समाज को ध्यान ही नहीं रख रहा है, व्यक्ति की इच्छा पर विशेष बल दे रहा है, तो यहाँ पर बन गया ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल और देख लीजिए, तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से नाम से जाना जाता है, तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम सेवा से। सेक्टर, यस, अब सर्विस देखिए सेक्टर है। इसमें जो अब सेवा क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, सेवा क्षेत्र में इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सूचना टेक्नीशियन हो गया आदि जो है इसमें आ जाते हैं सेवा क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र का विकास कब हुआ था, ये 20वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था ये, 20वीं शताब्दी के में प्रारंभ हुआ था। अर्थव्यवस्था के दो अन्य क्षेत्र और हैं, आपने नाम सुना होगा, एक का नाम प्राथमिक क्षेत्र का नाम सुना होगा और एक का नाम सुना होगा द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, मछली पालन आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में यस, विनिर्माण वाली प्रक्रिया आ जाती है। कौन सी प्रक्रिया आ जाती है, विनिर्माण वाली। विनिर्माण। हाँ याद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 तो कंप्लीट कर लीजिए, है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं होमो, ठीक है, यहाँ पे एक होमो हायररकिकस की प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये परिपेक्ष किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये आप लगाइएगा एमएन, किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, नाम किसका आएगा, होमो हायररकिकस। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, आप लोगों को पीडीएफ में भी मेंशन मैंने किया और मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जिक्र किया भी है। तो इसका सही जवाब जो जाएगा वो लुइस ड्यूमा जाएगा। डी अगर हम जो है सेवेज माइंड की बात अगर हम लोग करेंगे तो इनका नाम जो है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का नाम जाएगा। कास्ट क्लास एंड पावर के बारे में अभी मैंने आप लोगों से बात किया था, तो आप लोगों को बेतई का नाम। और कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अदर एक्सेस की बात करेंगे तो वो नाम आ जाएगा एम एन श्रीनिवासन का, है ना। देखो हीमो हायररकिकस जो है पुस्तक है, ये लुइस ड्यूमा ने लिखी थी, है ना, आपको मैंने लिखवाया है, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में। इन्होंने संस्करण के संबंध में बताया है, कहा है कि जाति व्यवस्था शुद्ध संस्करण प्रणाली से परिचालित है। तो जाति व्यवस्था किस रूप में है, शुद्ध संस्करण प्रणाली से है, शुद्ध संस्करण प्रणाली से है, परिचालन है, और ये बात होमो हायररकिकस में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दी सेवेज माइंड पुस्तक जो है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने लिखी, और इन्होंने कहा कि जड़ें जो है मानव चिंतन की प्रक्रिया से गढ़ी है। कहाँ पर, तो संरचनावाद की जड़ें कहाँ है, मानव चिंतन की प्रक्रियाओं से गढ़ी गई है। तो ये बात कहा है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने। कास्ट एंड क्लास एंड पावर की बात करेंगे, आंद्रे बेतई ने लिखा, और कहा कि जाति वर्ग और सत्ता और शक्ति के केंद्रण के बारे में इस चीज़ों में जिक्र किया आंद्रे बेतई ने। कास्ट एंड इंडिया एंड अनदर एक्सिस की बात एम एन श्रीनिवासन ने लिखा, और इसमें कहा कि संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण और लौकिकरण की प्रक्रिया के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में जिक्र किया गया। तो इस चीज़ को रिलेट कराता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो जा रहा है वो ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है यहाँ पर, है ना।
तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ऐसे प्रश्न आपको DSSB में भी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं और आपके MPPSC में भी है। हालांकि UGC नेट ये टोटली यूनिट नंबर 2 जो है टोटली इसी पर बेस्ड है ना। बाकी प्रश्नों पर हम लोग आगे की क्लास में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। शाम को 8:30 बजे आप सबकी की बार और क्लास रहेगी, ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। चलिए जी सर।